बात अगर सांस्कृतिक समृद्धि की हो, हस्तशिल्प की बहुरंगी छटा की हो, तो पश्चिम बंगाल का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ के कई हस्तशिल्प हैं जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक और एक सामाजिक महत्व है। अगर हम बात करें छऊ मुखौटे की, जो कि छऊ नृत्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया एक ऐसी जगह है जिसने इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा है। इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और यहाँ पर स्थित है जो चरिदा ग्राम, उसे मुखौटा ग्राम भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। हाल ही में चरिदा के कलाकारों की सहायता के लिए जीनियस फाउंडेशन एवं एसेंसिव एडुस्किल फाउंडेशन ने हाथ मिलाया। मुखौटा बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और कारीगरों को निपुण बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य है कि कारीगरों को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए और मुखौटों के इस धरोहर को एक सामूहिक व्यवसाय के रूप में आगे ले जाया जा सके, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिया जा सके। और समझौते में इसी बात पर जोर होगा। कारीगरों को आधुनिक पैकेजिंग की अत्याधुनिक तकनीक के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा और समझौते के तहत जीनियस फाउंडेशन एसेंसिव एडुस्किल फाउंडेशन को फंड प्रदान करेगा और ये जो तमाम बातें हैं, प्रशिक्षण है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार देना है, पैकेजिंग सिखाना है, ये सब एसेंसिव एडुस्किल फाउंडेशन इस फंड से करेगा। समझौते पर जीनियस कंसल्टेंट्स लिमिटेड के अध्यक्ष यानी जीनियस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक आरपी यादव और एसेंसिव ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष अभिजीत चटर्जी ने हस्ताक्षर किए। ये तो बात हुई कलाकारों की। अब बात करते हैं कला पर। जी हाँ, आज शुभादि हस्तशिल्प संसार में हम आपको बताएंगे छऊ मुखौटा बनाने वाले चरिदा गांव के कारीगरों के बारे में, इस कला के बारे में। जहाँ तक इस कला की लोकप्रियता की बात है, तो इसकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं छऊ मुखौटा की कहानी। मुखौटा बनाने के लिए मिट्टी, मुलायम कागज, पतला गोंद, कपड़ा, महीन राख का जो बुरादा होता है, जो पाउडर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। यही वह मुखौटा है, यही वह धरोहर है जो पुरुलिया छऊ को उसकी अन्य दो महत्वपूर्ण शाखाओं से अलग करता है, यानी झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। झारखंड के पास कई तरह के मुखौटे हैं और वो बहुत सरल, छोटे और बहुत विचार जगाने वाले होते हैं, जबकि मयूरभंज में जो कला है उसका एक अनोखा ही रूप है। पुरुलिया ही ऐसी जगह है जहाँ पे कलाकार पूरी वेशभूषा के साथ इन मुखौटों का उपयोग करते हैं और छऊ नृत्य एक ऐसी पारंपरिक धरोहर है जो कि सांस्कृतिक छटा की एक अनूठी विरासत है। कहते हैं कि जब मुखौटा लगाते हैं कलाकार, तो वो अपने चरित्र में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी जो कलाकार जिस चरित्र का मुखौटा पहनता है वो उस चरित्र में तुरंत आ जाता है, चाहे वो कार्तिक हो, चाहे रावण हो, या माँ दुर्गा का
जो वाहन है वो बाघमुंडी के राजा मदन मोहन सिंह देव के शासन के दौरान इन मुखौटों को बनाने की परंपरा शुरू हुई और पुरुलिया में तो सदियों से यह कई नृत्य रूपों से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि बुद्धेश्वर थे जिन्होंने मुखौटा बनाने की परंपरा को लोकप्रिय बनाया और उन्हीं को चरिदा का पहला मुखौटा निर्माता माना जाता है। चरिदा में बुद्धेश्वर की एक मूर्ति भी है। उन्होंने ही नर और महिला मुखौटों का निर्माण किया, जिनको किरात और किरातनी के नाम से जाना जाता है। ये शिव और पार्वती के रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुखौटा निर्माण के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। छऊ नृत्य में महिषासुर मर्दिनी का जो नृत्य है वो बहुत ही लोकप्रिय है और 2018 में इसे जीआई टैग मिला। इससे हुआ ये है कि कलाकार अपनी जो बौद्धिक संपदा है, अपने अधिकार हैं, उसके बारे में सोचने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं और इन पौराणिक मुखौटों के अलावा वे पर्यटकों के लिए स्मृति चिन्ह के रूप में भी मुखौटे बनाते हैं, उनको उपहार के रूप में देते हैं, लोग उन्हें खरीदते भी हैं और आम समाज जो है उसकी छटा यहाँ पे देखी जा सकती है। इनमें बाबू, वीर, भूत, पशु, पक्षी और नारी मुखौटे हैं। इसके रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। बाबू श्रेणी में मुख्य रूप से नर देवता जैसे नारायण, गणेश, कार्तिक, कृष्ण, शिव आदि के लिए मुखौटे शामिल हैं। वीर या नायक मुखौटे में वे कलाकार शामिल होंगे जो रावण और महिषासुर जैसे राक्षसों का किरदार निभाते हैं। बाघ, भैंस महाकाव्य रामायण के बाली और सुग्रीव जैसे वानर नायक पशु मुखौटों की श्रेणी में आते हैं। दुर्गा, पार्वती, सरस्वती और देवी के अवतारों को नारी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। महिलाओं के मुखौटे और उसके अलावा पक्षियों के मुखौटे भी होते हैं जैसे जटायु, मोर, हंस इत्यादि। कलाकार केवल पूरे चेहरे वाले मुखौटों का उपयोग करते हैं, लेकिन छोटे मुखौटे भी बनाए जाते हैं जो कि कला प्रेमियों को बेचे जाते हैं। बताया जाता है कि ये जो शैली है मुखौटा निर्माण की, इसकी समानता है कृष्णनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग से, जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम बंगाल के ही नदिया जिले में हुई है। प्रदर्शन के लिए जो मुखौटे बनते हैं उसमें पूर्ण चेहरा होता है, यानी पूरा चेहरा होता है और पीछे का जो भाग है वो वहाँ तक उसे कवर करता है। ऐसे बनाया जाता है कि वो स्थिर रहता है और बड़ी बारीकी से इस पे काम किया जाता है। इस पे रंगीन मोती जो होते हैं, जरी होती है, तरह तरह के जो सजावटी जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और कहते हैं कि कुछ मुखौटों का जो वज़न है वो 5 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अब जाहिर है कि इतने भारी मुखौटों को पहनकर नृत्य करना कितना श्रमसाध्य काम होगा और इसके लिए कितने समर्पण की ज़रूरत होगी, ये समझा जा सकता है। और भगवान कृष्ण जो हैं वो नीले रंग का मुखौटा पहनते हैं। यहाँ की रंग भी अलग अलग है। जैसा कि हमने कहा कि भगवान कृष्ण नीले रंग का मुखौटा पहनते हैं, तो श्री राम का मुखौटा हरा है। देवी की जो मुखौटा जो रूप है, देवी की जो आभा है, उनके मुखौटे गुलाबी रंग के होते हैं और आभूषण भी दिखते हैं, जैसे छल्ले हुए नाक में जो नथ होती है, झुमके होते हैं, उन पे सिंदूर जो होता है, जो स्त्रियों के जो आभूषण होते हैं पारंपरिक, वो आपको दिखते हैं। और अलग अलग देवताओं को उनकी अलग अलग जो उनकी प्रतिमाएं हैं उनके हिसाब से लाया जाता है। यानी नरसिंह हैं तो भगवान विष्णु का जो रूप है उसमें आधा सिंह रहता है, आधा पुरुष है।
तो बहुत वो गुस्से में दिखता है, उग्र आंखें रहती हैं। तो गणेश जी हैं तो उन पे एक हाथी का सिर रहता है। शिव का मुखौटा है तो उनके बाल उलझे हुए होते हैं। और ऐसे ही माता दुर्गा के साथ जो कलाकार रहता है वो महिषासुर की भूमिका निभाता है। कई बार वो भैंस का मुखौटा भी पहनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिषासुर ने महिष का जो अर्थ होता है वो भैंस होता है, और वो महिषासुर आपको इस रूप में दिखाई देता है। उनका जो वाहन है सिंह महिषासुर मर्दिनी का, वो दिखाई देता है। तो ये एक सामूहिक कला है। और जो छह जो मुखौटे होते हैं वो सूत्रधार समुदाय के जो कलाकार होते हैं कहते हैं कि वो बनाते हैं। कई चरणों से होकर गुजरता है। वो नरम कागज़ लिया जाता है, उसकी 8-10 परतें लगाई जाती हैं, फिर पतले गोंद में उसे डुबाकर उसे चिपकाया जाता है। मिट्टी का सांचा होता है, राख का जो वो पाउडर है उसे मतलब ताकि वो सुरक्षित रहे उसको सांचे पर लगाया जाता है, चिपकाया जाता है कि करके। और चेहरे पर जो आपको कागज़ के ऊपर जो कला दिखेगी वो मिट्टी की दिखेगी। और मिट्टी और कपड़े की एक विशेष परत लगाई जाती है। फिर जो मुखौटा है उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर सांचे को पॉलिश किया जाता है। उसे कपड़े और कागज़ की परतों को अलग करने से पहले धूप में सुखाने का दूसरा चरण निभाया जाता है। नाक और आँखों के लिए जो छिद्र होते हैं उनकी फिनिशिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है। मास्क को यानी मुखौटे को रंगा जाता है और सजाया जाता है। मुखौटे का जो बेस है, वो आधार है, वो लकड़ी या मेज से बनाया जाता है। जैसे कुमारटोली में होता है, अगर आप कुमारटोली गए हैं तो आपने देखा होगा कि एक ढांचा रहता है कलाकारों के पास। तो इन कलाकारों के पास भी मिट्टी का एक जो सांचा होता है, और सांचे को सूखने के बाद उसको बेस से अलग किया जाता है, और उसमें एक तरह का सामान यूज़ किया जाता है, उसको पपियर माश कहते हैं। और हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 दिन लगते हैं ये बेस बनने में, और धूप में से सुखाया जाता है अच्छी तरह। जब तक सूख नहीं जाते ये मुखौटे, तब तक इस पर काम नहीं होता। और जब सूख जाते हैं तो इस पर बाल, आँखें, भवें इत्यादि बनाए जाते हैं। तो मुखौटा निर्माण होता है। और जो मिट्टी होती है इसके लिए वो जलोढ़ मिट्टी होती है जो आसपास से ली जाती है। इसमें जूट, एक्रिलिक जो ऊन होता है उसके बाल बनते हैं, पशु अयाल बनते हैं, पेंट होता है, तार होता है, सीक्वेंस होते हैं, चमकदार सितारे होते हैं, पत्ते होते हैं। जितने भी सजावटी सामान होते हैं वो लोग जो कलाकार हैं वो कोलकाता से ही खरीद कर लेके जाते हैं। और जो पुराने मुखौटे हैं उनको पॉलिश करके उसको एक नया रूप दिया जाता है। ये भी होता है कि कई बार पैसे कम पड़ जाते हैं, तो जो मुखौटा कलाकार होते हैं वो नृत्य मंडली जो होती है, जो छऊ नृत्य करते हैं, नृत्य मंडली के साथ काम करते हैं, पुराने मुखौटों को ठीक ठाक करते हैं और उसको उनकी मांग के अनुसार फिर से रंगते हैं, एक नया रूप देते हैं। पुरुलिया के बाघमुंडी में जो चरिदा जो जगह है, जो हमने आपको पहले बताया, वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक जो घर है एक तरह का वर्कशॉप है, वो एक तरह की कार्यशाला है। कुछ के नाम मुखोश घर हैं। मुखोश बांग्ला में मुखौटे को कहते हैं। और अब अच्छी बात यह है कि सरकार का ध्यान जा रहा है, जीआई टैग मिल चुका है, और ये बहुत अच्छा एहसास आपको देते हैं। गंभीर सिंह मुरा 1930 से 2002 तक वो रहे, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चरिदा में उनकी मूर्ति है, संग्रहालय है। अच्छी बात यह है कि लोग इस कला को संरक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, और छऊ मुखौटे को जिस तरह से संरक्षित करने के लिए जीनियस फाउंडेशन और एसएनसिप साथ आए हैं वो सचमुच काबिले तारीफ है। और ज़रूरी है कि और भी कई तरह के जो हस्तशिल्प हैं उनको भी इस तरह का संरक्षण मिले। ছৌ শিল্পে কি বিপ্লব আসবে তোমাদের বাঘমুন্ডির
ওই গ্রামে কি বলো? হ্যাঁ, এটা যদি শুরু হয়ে যায় আমাদের বিজনেস বাড়বে, আমাদের বিজনেসকে আরও বাইরে জানতে পারবে, এমনও জেনে গেছে আরও ভালো কিছলো হবে। সবাই জানে তো ছৌ শিল্প তো সারা গোটা বিশ্বের লোকে। আমাদের গ্রামে আমরা গ্রামের মধ্যেই সীমিত, সেটা আমরা বলছি বাইরে যাই, বাইরে মানে ভালোভাবে প্রচার হয়, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হলে আমাদের ভালো। আপনার জয় দত্ত কি বলছে বলো, কি সুবিধা হবে তোমাদের? আপনার গ্রামে কত শিল্পী আছে? আমাদের গ্রামে শিল্পী ধরুন 500 না, পুরো গ্রাম যদি ধরেন আমাদের পাশে রয়েছে ডেকোরেশন করে আমরা মুখোশ তৈরি করি, আমাদের মুখোশ তৈরি করছি আমরা হচ্ছে আপনার 300 করে আমরা তৈরি করছি। আচ্ছা, ডেকোরেশন আছে এখন একটু প্রসেসটা বলবেন। ওই ন্যাচারাল সমস্যা, আমরা মাটিতে সমস্যা মানে তৈরি করি, প্রধান সমস্যাটা কি? একদম প্রথমে মাটিতে তৈরি করলাম, ওর উপরে কাগজ দিলাম, সেটা ময়দা বা ময়দার আঠা তৈরি করি, বিক্রি হচ্ছে দিলাম, আবার তার উপরে নদীর মাটি দিলাম, এটা পলি মাটি বলা হয়, তার উপরে কাপড় দিলাম, মাটি সোলা করে বাইরে ওটা পলিশ করলাম, চোখ কাটলাম, আবার প্রথমে যে মাটিটা রয়ে গেল সেটা বের করে দিলাম, ওই কাগজের পরতে রয়ে গেল সেই মুখোশ, ওর উপরে আমরা কালার করা হয়, ওর উপরে তারের ডেকোরেশন করা হয়। একটা মুখোশ তৈরি করতে কত মানে ইনভেস্টমেন্ট লাগে, কত পয়সা লাগে? একটা তৈরি করতে আমাদের পোষাবে না, তাই আমরা 10টা তৈরি করি, সেম টাইমে আমরা 10টাই তৈরি করি। সেটা আমাদের মোটামুটি ধরুন একটা মুখোশ তৈরি করতে আমাদের পড়তে ওই 500 টাকা একটা মুখোশ তৈরি করি। আর কত টাকা বিক্রি করে? এখন আমরা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ডেকোরেশন করি, কাজ আলাদা। তার মুখোশ হিসাবে ছোট্ট মুখোশ আমরা যে দিলাম গিফট করলাম, সেগুলোতে আমাদের খরচা হয় 250 টাকা, 250 টাকা খরচা হয়েছে। আবার সেই হিসেবে প্রাইসটা বলা হয় একটা ওই থেকে। আপনাদের মেয়ের সমস্যাটা কি হচ্ছে? আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে মুখোশটা আমাদের বাংমুন্ডি থানা বা পুরুলিয়া জেলার মধ্যেই যেমন না থাকে সীমিত, আমরা বাইরে প্রচার করতে চাই, যেমন ভালোভাবে মুখোশটাকে পুরো ভারতের মধ্যে জানতে পারি, এই কথা। আপনার নাম কি? আমার নাম সুভাষ দত্ত। सुभाष दत्त, কোথায়? বাগমুন্ডি, পুরুলিয়া। ब्लॉक छोटा ग्राम जिला पुरुलिया। आज की प्रस्तुति में इतना ही। अगली बार फिर एक नए हस्तशिल्प की कहानी के साथ या किसी और नई चीज के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।